हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट आर एंड सी ब रियल नंबर्स इफ आर एंड माइनस आर द रूट्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 देन सी इक्वल्स। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स मुझे गिवन है, दो रूट गिवन है मुझे, r माइनस r। तीसरा रूट मैं अस्यूम कर लेता हूं अल्फा। क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स तो होंगे इसके, और कंडीशन है मुझे कि r और c जो है वो रियल नंबर्स हैं और इस तरह से मुझे c की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, सम ऑफ रूट्स का मतलब r प्लस ऑफ माइनस आर प्लस अल्फा, सम ऑफ द रूट्स, वो कितना होगा मेरे पास, माइनस का c अपॉन 5। यहाँ से कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का c बाय 5। अल्फा की वैल्यू माइनस का c बाय 5 आ गई है। अब मैं दो दो के पेयर में बनाता हूँ, यानी कि r इंटू माइनस आर, r इंटू माइनस आर प्लस माइनस आर इंटू अल्फा प्लस r इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का c अपॉन 5 होगा तो ये माइनस का 10 बाय 5, माइनस का 10 अपॉन 5 2। ये हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है, क्यूबिक इक्वेशन में माइनस सी अपॉन 5, इधर से माइनस का 10 अपॉन 5 और माइनस का 9 बाई 5 हो जाएगी, वो दो दो के पेयर और प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आर इंटू माइनस आर तो रहेगा ही मेरे पास, ये प्लस का आर अल्फा और माइनस का आर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी यहाँ। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 आ गई है। अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी आर इंटू माइनस आर इंटू अल्फा, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9 बाय 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है ना। सो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है। सो माइनस का आर स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू अल्फा, अल्फा इसकी वैल्यू माइनस का 9 बाय 5, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास, अल्फा की वैल्यू वो 9 बाई 10 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 9 बाई 10 आ गई है मेरे पास। अब अल्फा की वैल्यू माइनस c बाय 5 है, यानी कि 9 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन 5। c की जो वैल्यू आ गई है वो माइनस का 9 बाई 2 आ गई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन है, आपको बस पता आना चाहिए सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया है, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करी है, तो हमारा आंसर जो सी की वैल्यू आ गई है वो माइनस का 9 बाई 2 आ गई है। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज फॉर ऑल इंटीजर्स x देयर आर टू फंक्शंस f एंड g सच दैट fx प्लस f of x minus 1 इज इक्वल टू 0, gx इज x, ये यहाँ पे x स्क्वायर है, gx इज x स्क्वायर, gx की वैल्यू है मेरे पास ये x स्क्वायर है और f of x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 5 है। सो बेसिकली क्या क्या गिवन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे गिवन है gx की वैल्यू इतनी गिवन है और f of x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 5 गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है मुझे f of x, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस f of x माइनस 1, f of x माइनस 1, gx की वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पे x स्क्वायर और f of x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू गिवन है मुझे 5, और मुझे वैल्यू निकालनी है f of g of 5 प्लस g of f of 5। तो
यहाँ पे g की वैल्यू निकालना आसान है, g में जो वैल्यू रखूंगा वो मेरे पास आ जाएगी। जैसे यहाँ g ऑफ 5 निकालना है तो g ऑफ 5 मेरे पास कितना होगा, g ऑफ 5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 का स्क्वायर हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो g ऑफ 5 इज बेसिकली f ऑफ 25 और g ऑफ f ऑफ 5। अब f ऑफ 5 मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली f ऑफ 5 और f ऑफ 25 की वैल्यू मुझे निकालनी है। f ऑफ 5 और f ऑफ 25 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन गिवन है मुझे, f ऑफ x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे लेट से मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ। तो 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास f ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 5। f ऑफ 2 की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। तो एक बार ये वाली कंडीशन देखो आप, यहाँ पे मैं f ऑफ 2 की वैल्यू 5 है। लेट से इस कंडीशन में मैं यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ। जब मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस f ऑफ 3 माइनस 1 यानी f ऑफ 2, और f 2 की वैल्यू कितनी है 5। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 4, ये माइनस का 4 आ गई है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई है मेरे पास माइनस 4। अब इस कंडीशन में मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ तो f ऑफ 4 की जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस f ऑफ 3 होगा। तो 1 माइनस f ऑफ 3, f ऑफ 3 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरे पास। नाउ x इज इक्वल टू मैं 5 पुट करता हूँ। जब मैं x इज इक्वल टू 5 पुट करता हूँ मेरे पास तो f ऑफ 5 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस f ऑफ 4 आ जाएगी, 1 माइनस f ऑफ 4, और f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, कितना आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगी। तो यू विल सी दैट देयर इज अ सीक्वेंस फॉलोड कि यहाँ पे एक बार एक केस और ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 पे पुट करके देख लेते हैं। f ऑफ 6 की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस f ऑफ 5 आएगी, 1 माइनस f ऑफ 5, और f ऑफ 5 की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस 4 है तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यू विल सी दैट x की वैल्यू जब मैं इवन वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जब मैं x की इवन वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इनफैक्ट f ऑफ 2 भी बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही है और ऑड वैल्यूज के लिए माइनस 4 वैल्यू आ रही है। तो देयर इज अ सीक्वेंस फॉलोड दैट फॉर f ऑफ ऑड x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड f ऑफ इवन x इज इक्वल टू 6, f ऑफ इवन x इज इक्वल टू 5 एंड f ऑफ ऑड x इज इक्वल टू माइनस 4। यानी f के अंदर जब ऑड नंबर होगा तो माइनस 4 वैल्यू आएगी, f के अंदर जब इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पे ये कंडीशन क्लियर आ चुकी है। अब मुझे निकालना है f ऑफ 25। मुझे क्या निकालना था बेसिकली, f ऑफ 25 निकालना है। यहाँ पे तो f ऑफ 25 निकालना है ना, पहला केस तो मेरे पास f ऑफ 20 वाला ही था, मुझे यही तो निकालना था भाई। f ऑफ g ऑफ 5 यानी कि g ऑफ 5 इज 25, तो f ऑफ 25, तो f ऑफ 25 की वैल्यू है कितनी आ गई है मेरे पास, f ऑफ 25। अब f ऑफ 25 ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का 4, इसकी वैल्यू तो माइनस 4 आ गई है मेरे पास। अब मुझे f ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 5 की वैल्यू भी मेरे पास माइनस 4 ही आएगी। अब g ऑफ मुझे निकालना है, g ऑफ f ऑफ 5 यानी g ऑफ माइनस 4, g ऑफ माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, माइनस 4 प्लस 16, माइनस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आई है मेरे पास माइनस 4 और इसकी वैल्यू आई है मेरे पास 16, तो माइनस 4 प्लस 16 इज 12। सो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास इस फंक्शन की वो हो जाएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। There are two containers of the same volume. First container half filled with sugar syrup and the second container half filled with milk. Half of the content of the first container is transferred to the second container and then the half of this mixture is transferred back to the first container. Next, half of the content of the first container is transferred back to the second container. Then the ratio of the sugar syrup to milk in the second container is. तो बेसिकली ये ट्रांसफर करने वाला जो ऑपरेशन है मेरे पास 3 बार हो रहा है। एक बार हाफ यहाँ से यहाँ गया, फिर हाफ यहाँ से यहाँ गया, फिर हाफ यहाँ से यहाँ गया, तो 3 बार ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि मेरे पास जो हाफ डिलीवर हो रहा है
जो हाफ ऑफ जो ट्रांसफर हो रहा है वो 3 बार हो रहा है। सो हाफ इंटू हाफ यानी कि हो गया मेरे पास 1/8। इसका मतलब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं कंटेनर का वॉल्यूम ऐसा मान लूं जो 8 का मल्टीपल हो, सो इट इज कन्वीनियंट टू अज्यूम दैट बोथ द कंटेनर्स आर ऑफ वॉल्यूम 80 ml। मैं मान लेता हूं कि जो दोनों कंटेनर्स हैं मेरे पास वो मेरे पास 80 ml के हैं। ये मैंने मान लिया, मेरे पास ये भी 80 है और मेरे पास ये भी 80 है। इसमें शुगर सिरप भरा हुआ है 40, आधा भरा हुआ है। इसमें मेरे पास मिल्क भरा हुआ है 40। ठीक है ना। देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, 80 वॉल्यूम के हैं, यानी मैंने 80 लीटर मान लिया, 80 लीटर मान लिया, तो ये भी लीटर हो जाएगा मेरे पास, ये भी लीटर हो जाएगा। लीटर नहीं लिखता हूँ, सभी क्वांटिटी सेम ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है ना। द फर्स्ट कंटेनर इज हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, आधा भरा हुआ है शुगर सिरप से, तो 40 भरा हुआ है। एंड सेकेंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, तो 40 में मिल्क है। हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकेंड कंटेनर, यानी आधा इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा मेरे पास, आधा इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ, जब इसमें से आधा ट्रांसफर कर दिया तो मेरे पास शुगर तो रह गया 20, शुगर हो गया 20, यहाँ पे मेरे पास शुगर हो जाएगा 20 और मिल्क रह जाएगा मेरे पास 40। ये ध्यान रखना टोटल जो वॉल्यूम आ रहा है वो 40 + 40 80 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 20 + 20 40 + 40 80 है। भाई आधा शुगर ट्रांसफर कर दिया, आधा शुगर ट्रांसफर करेंगे तो शुगर 20 हो जाएगा, इसमें मिल्क तो एज इट इज रहेगा 40 और शुगर यहाँ पे आधा हो जाएगा। सेकेंड ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, इसका आधा यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं वापस, यानी फर्स्ट से सेकंड में किया है पहले में, अब दोबारा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, इस वाले का आधा यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वाले का आधा यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो शुगर यहाँ पे 20 थी, 10 यहाँ पे और आ जाएगी, तो मेरे पास शुगर हो जाएगी 30, मिल्क आधा आ जाएगा, मिल्क हो जाएगा 20 और यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा, शुगर हो गया 10 और मिल्क हो गया मेरे पास 20, तो मेरे पास 50 और 30 80 80 हो गया आगे। ठीक है ना। फिर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका आधा इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास, जब इसका आधा इसमें ट्रांसफर करेंगे तो मिल्क इसमें से आधा रह जाएगा, तो मिल्क रह जाएगा मेरे पास 10, शुगर रह जाएगी 15। ठीक है ना। यहाँ पे शुगर कितनी हो जाएगी 10 + 15 25, यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा 20 + 10 30। ठीक है ना। तो फाइनल जो 3 ऑपरेशन हुए, पहला ऑपरेशन, दूसरा और तीसरा, पहले में क्या हुआ था, इससे इसमें गया था आधा, सेकंड में इससे इसमें आया था और थर्ड से वापस इससे इसमें गया था आधा आधा आधा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर। तो सेकंड कंटेनर में शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो पूछा है, यानी कि मुझसे रेशियो पूछा है 20/30 का, दैट इज 5:6। 5/6 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5:6। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अगर ये नंबर्स आप इजीली ले लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इतना सा करना है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, on day 1 there are 100 particles in a laboratory experiment. On day n, where n is greater than or equal to 2, 1 out of every n particles produces another particle. If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, then m equals 2. Oh, seems difficult. Day 1 मेरे पास 100 particles हैं, तो जो लिखा है कंडीशन एक बार उसको लिखते जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। डे 1 मेरे पास 100 पार्टिकल्स हैं, ऑन डे n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। D2 में क्या होगा मेरे पास, D2 में क्या होगा, 1 आउट ऑफ एवरी n पार्टिकल्स, यानी अगर n पार्टिकल हैं तो 1 आउट ऑफ एवरी n, तो 1 आउट ऑफ एवरी n की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, 1 आउट ऑफ एवरी n पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ एवरी n पार्टिकल्स, n मेरे पास यहाँ पे हो गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 1 आउट ऑफ एवरी n पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल, तो यहाँ पे मेरे पास D2 इज 50, यानी कि ये पार्टिकल D2 पे 50 पार्टिकल
प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे पास D2 पे टोटल कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 50 150 हो जाएंगे। सिमिलरली D3 पे कितने प्रोड्यूस होंगे एक्स्ट्रा, ये मुझे निकालना है। D3 पे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, सो 1 आउट ऑफ n, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए मेरे पास, 100 पहले दिन थे, एक्स्ट्रा कितने प्रोड्यूस हुए सेकेंड 2 पे, 50 हो गए, तो टोटल हो गए 150। कितने हो जाएंगे, यानी D3 पे एक्स्ट्रा कितने प्रोड्यूस हुए, 50। सिमिलरली D4 पे कितने हो जाएंगे, 1/4, टोटल कितने हो गए 200, यानी कि 50। तो वी कैन सी दैट फ्रॉम सेकेंड डे 50 पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, 50 पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। और हमें कितने चाहिए थे, टोटल 1000। अब आप ये देखो टोटल 1000 चाहिए थे मुझे, इसमें से 100 तो मेरे पास पहले दिन थे, तो मुझे अल्टीमेटली 900 प्रोड्यूस करने हैं, 900 प्रोड्यूस करने हैं। ऑन एवरी डे मेरे पास 50 पार्टिकल न्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 900 प्रोड्यूस करने हैं और एवरी डे 50 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेरे पास कितने दिन लगेंगे, 18 डे, 18 डे लगेंगे। और पहला मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास 100 है, इसका मतलब डे 1 में हटा दूं, अगर मैं डे 1 को हटा दूं तो मेरे पास D2 से लेके स्टार्ट होते हैं मुझे 18 दिन चाहिए। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितने दिन, m की वैल्यू कितनी होगी, तो D1 यानी कि 1 डे प्लस 18, तो 1 प्लस 18, तो 19 जो है टोटल डे होंगे जब मेरे पास उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। D1 की वैल्यू 100, D2 कितने एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1/2 इंटू 150, D3 की वैल्यू 1/3 इंटू 150, तो 50 हो गया। तो इस तरह देखूंगा मेरे पास एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे 50 पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, सो 50 पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डे 2। सो यहाँ पे 900 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 100 तो पहले दिन थे, 1000 में से 100 हटा दूंगा मैं, तो 900, और एवरी डे 50 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 18 डे रिक्वायर्ड, 18 डे फ्रॉम सेकेंड डे। सो फर्स्ट डे को इंक्लूड कर दूंगा तो टोटल हो जाएंगे मेरे पास 19 डे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। The average of a non-decreasing sequence of n numbers a1, a2, an is 300. The average of non-decreasing sequence. Non-decreasing sequence का मतलब क्या हुआ, या तो आपस में टर्म्स इक्वल हैं या अगली टर्म पहले वाले से बड़ी है। Non-decreasing यानी कि a1 non-decreasing या तो टर्म्स इक्वल होंगी या मेरे पास इंक्रीजिंग होंगी, यानी कि a1 की वैल्यू छोटी होगी a2 से या बराबर होगी, इस तरह से A3 अप टू मेरे पास AN आ जाएगा, ठीक है ना, AN आ जाएगा, राइट। अब मुझसे गिवन है कि A1 टू AN का जो एवरेज है वो 300 है, यानी कि मैं कह सकता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN की जो वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास 300 N है। If A1 is replaced by 6A1, then the new average becomes 400. तो मेरे पास 6A1 plus A2 plus A3 up to AN, new average become 400, तो ये हो जाएगा 400N, the number of possible values of A1। तो A1 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूँ, फ्रॉम 2 - 1, ये 2 मान ली मैंने, ये 1 मान ली, मैंने क्या कर दिया 2 - 1, तो A2 A3 सब कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास, तो 6A1 - A1 बचेगा, 5A1 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 100N, और A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 20N, A1 की आ जाएगी 20N। अब यहाँ पे कंडीशन है मेरे पास, इनका एवरेज जो आना चाहिए n टर्म्स का वो 300N आना चाहिए, और पहली जो टर्म है मेरे पास वो 20N के बराबर होनी चाहिए। n की वैल्यू जो भी रखूंगा मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2 रखता हूं तो A1 विल बी 40, A1 की वैल्यू 3 रखता हूं तो मेरे पास 60 आ जाएगा, A4 की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास 80 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो पहली टर्म है सेकेंड टर्म उससे तो बड़ी होगी या बराबर होगी, थर्ड टर्म उससे बड़ी होगी या बराबर होगी, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो कि जो मेरे पास n टर्म्स का एवरेज है वो 300 आ रहा है, राइट। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं एक केस के लिए कि सारी टर्म्स आपस में इक्वल हैं, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 अप टू AN।
तो यहाँ पे सारे टर्म इक्वल हो जाएंगी, a1 a2 a3 a4 सारी n इक्वल हो जाएंगी, तो ये मेरे पास n टर्म्स हैं। सो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an सारे इक्वल हो गई, तो a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1 a1 n टाइम्स हो जाएगा। सो n टाइम्स a1 की वैल्यू मेरे पास 300 n हो जाएगी, 300 n हो जाएगी मेरे पास, n से n कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो n इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये कौन सा केस आया, n इज इक्वल टू 15, जब मेरे पास सारे टर्म इक्वल है। आई टुक वन केस, वन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a4, ठीक है ना, तो उस केस में n की वैल्यू 15 आ गई है, यानी कि जब n की वैल्यू 15 होगी तो मेरे पास सारे टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन n इज इक्वल टू 16? व्हाट विल हैपन व्हेन n इज इक्वल टू 16? n इज इक्वल टू 16 में क्या होगा, मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 320। इफ आई टेक n इज इक्वल टू 16 तो a1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 320। अब एक केस सोचो आप, जब a1 की वैल्यू 320 है और उससे अगली टर्म 320 या उससे बड़ी हो सकती है, उससे अगली टर्म 320 या उससे बड़ी हो सकती है, तो जब मैं उन टर्म्स का एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास 300 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना भाई। एवरेज क्या होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का होता है। जब मेरी टर्म ही 320 से स्टार्ट हो रही हैं और अगली टर्म या तो उससे बड़ी होंगी या इसके बराबर होंगी, तो उनका एवरेज तो कभी 320 आ ही नहीं सकता है, 300 आ ही नहीं सकता है। तो यानी कि n इज इक्वल टू 16 या उससे बड़ी वैल्यूज ऑफ n विल नेवर बी पॉसिबल, विल नेवर बी पॉसिबल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विच इज पॉसिबल इज 15। तो n की वैल्यू मैक्सिमम 15 तक ही पॉसिबल है जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होंगी। बट ये भी हमें देखना है कि n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ सिर्फ एक टर्म, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20, यानी एक ही टर्म है उसकी वैल्यू 20 आ रही है, तो एवरेज तो मेरे पास 300 आया ही नहीं, यानी n इज इक्वल टू 1 इज अगेन नॉट पॉसिबल। n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखता हूँ, n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा मेरे पास, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, a1 की वैल्यू आ जाएगी 40। अब a1 प्लस a2, n इज इक्वल टू 2 है ना, तो मेरे पास दो टर्म होंगी, तो a1 की वैल्यू 40 आ गई है, उनका एवरेज मुझे 300 रखना है, यानी दोनों टर्म का सम 600 हो सकता है। सो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 माइनस 40 560 पॉसिबल है मेरे पास। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 भी पॉसिबल हो जाएगा। तो आई विल ऑब्जर्व वन थिंग, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, n इज इक्वल टू 2 इज पॉसिबल, n इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल टिल n इज इक्वल टू 15। ऐसा क्यों, n इज इक्वल टू 15 रखने पे क्या होगा मेरे पास, n इज इक्वल टू 15 रखा हूं तो a1 की वैल्यू 300 हो गई मेरे पास। अब a1 की वैल्यू 300 हो गई है, इसका मतलब अगर सारी टर्म्स इक्वल भी हो जाएं तो 300 एवरेज पॉसिबल है इनका, लेकिन n इज इक्वल टू 16 रखने पे ये चीज पॉसिबल नहीं होगी मेरे पास। इसका मतलब ये है कि n की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 15, x की मिनिमम वैल्यू विल बी, तो फ्रॉम 2 to 15 आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, एंड फ्रॉम 2 to 15 यानी 1 to 15 15 वैल्यूज होती हैं मेरे पास, उसमें से n इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, सो देयर आर 14 वैल्यूज ऑफ n which will satisfy this। तो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस तो है नहीं मेरे पास, फीडर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 इज 14। n की 14 वैल्यूज हैं, तो n की 14 के लिए मेरे पास a1 की भी 14 वैल्यूज, ठीक है। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लॉट ऑफ, एंड वाज द 10th क्वेश्चन, आई मीन आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।